नमस्ते, मैं संजुलता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संपत्ति है उसका मौखिक अंतरण किया जा सकता है या संपत्ति का केवल लिखित अंतरण ही किया जा सकता है और उसका रजिस्ट्रेशन होना भी आवश्यक है। तो इसके संबंध में सेक्शन 9 में कहा गया है कि जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्तः अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना अर्थात मौखिक किया जा सकता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जब तक कोई विधि यह अपेक्षा नहीं करती है कि जो प्रॉपर्टी है उसका लिखित अनुबंध आवश्यक है, तो वहाँ पर लिखित अनुबंध के बिना अर्थात वहाँ पर मौखिक अनुबंध किया जा सकता है, यानी मौखिक अंतरण किया जा सकता है। इसके संबंध में केस है सारंदया पिल्लई वर्सेस शंकर लिंगा पिल्लई। यह महाराष्ट्र हाई कोर्ट का केस है। इसमें भी यही कहा गया था कि जब तक विधि द्वारा लिखित दस्तावेज की अपेक्षा न की गई हो, वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओरल भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 9 कहता है कि जो संपत्ति है उसका जब अंतरण किया जाता है तो मौखिक और लिखित दोनों से हो सकता है। मौखिक किया जा सकता है जब विधि द्वारा किसी लेख की अपेक्षा न की गई हो। तो इसमें सेक्शन 9 है, उसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनका जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पर लिखित दस्तावेज भी चाहिए, मतलब लिखित अंतरण ही हो सकता है और साथ साथ उसका रजिस्ट्रीकरण भी आवश्यक है। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में सेक्शन 9 कहता है। सबसे पहले तो है सेक्शन 54 के अंतर्गत दिया गया है कि जब कोई मूर्त और अचल संपत्ति यानी टेंजिबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये या उससे अधिक है, तो वहाँ पे जब ऐसी संपत्ति का अंतरण किया जाएगा तो उसका लिखित और उसका रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। तो सबसे पहले किस प्रकार की प्रॉपर्टी है? सबसे पहले है मूर्त और अचल संपत्ति। जब इसका अंतरण किया जाता तो उसके लिए क्या चाहिए? लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करवाए जाते हैं, उसका रजिस्ट्रीकरण भी आवश्यक होता है। ये दिया गया है सेक्शन 54 ऑफ टीपीए। परंतु इसके संबंध में यहाँ तो 100 रुपये उसकी प्राइस हो गई, कम मिनिमम 100 रुपये उसकी प्राइस होनी चाहिए या फिर 100 से ज़्यादा हो। परंतु इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जब अचल संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका मूल्य चाहे कुछ भी हो, 100 रुपये से कम है या 100 रुपये है या 100 रुपये से ज़्यादा है, तब भी वहाँ पर लिखित ट्रांसफ़र ही होगा। वहाँ पर जो अचल संपत्ति का मौखिक ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसके बाद में है सेक्शन 54 में ही कहा गया है कि जब उत्तर भोग यानी कि रिवर्सन ट्रांसफ़र ऑफ रिवर्सन है, उत्तर भोग का जब अंतरण किया जाता है तो वो कैसे होगा? उसका भी लिखित अंतरण ही होगा। वहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे। तो रिवर्सन क्या होता है? उत्तर भोग या फिर रिवर्सन। इस रिवर्सन का मीनिंग क्या होता है? रिवर्सन का मीनिंग होता है कि जो संपत्ति ट्रांसफ़र की है, संपत्ति का तो ट्रांसफ़र कर दिया है, परंतु संपत्ति को निश्चित टाइम बाद में वापस जो ट्रांसफरर है उसके पास में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ए और बी, ये दो व्यक्ति है। ए अपनी संपत्ति बी को देता है, परंतु वो कैसा देता है? लाइफ टाइम के उपभोग के लिए देता है। उसमें वो आजीवन हित का सृजन करता है कि जब तक बी जीवित रहेगा ये जो ए की प्रॉपर्टी उसका बी उपभोग करता रहेगा। जैसे ही इसकी बी की डेथ हो जाती है तो संपत्ति वापस कहाँ चली जाएगी? ए में चली जाएगी। तो ये क्या है? ये रिवर्सन है। तो जहाँ पर रिवर्सन होता है या फिर इसमें जो सेक्शन 54 में कहा गया है कि किसी अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में चाहे उसका प्राइस 100 रुपये हो, उससे कम हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, वहाँ पर हमेशा उसका लिखित अंतरण ही किया जाएगा।
तो यहाँ पे रिवर्सन का और अमूर्त अमूर्त संपत्ति है, तो अमूर्त संपत्ति का हमेशा ही लिखित ट्रांसफर ही होता है। इसके बाद आता है साधारण बंधक। साधारण बंधक, साधारण बंधक जब रखा जाता है, बंधक के अंतर्गत जो संपत्ति रखी गई है, तो उसके लिए हमेशा ही लिखित अंतरण ही होगा। क्यों होता है इसके अंतर्गत लिखित अंतरण? क्योंकि इसके अंदर जो बंधक रखा जाता है, जो संपत्ति है, जो अचल संपत्ति बंधक रखी जाती है, उस पर जो कब्जा है, बंधक रख दिया, उसके बाद भी जो कब्जा है बंधक कर्ता का ही रहता है। जैसे कि ए और बी, इसको पैसे की ज़रूरत है, 50,000 इसको रुपए की ज़रूरत थी। इसने अपनी जो लैंड थी वो बी के पास में क्या रख दी? बंधक रख दी। परंतु जो लैंड है, जो साधारण बंधक है, सिंपल मॉर्गेज है, उसके अंतर्गत जो लैंड है उस पर अधिकार किसका रहेगा? अधिकार मतलब इसका कब्जा ए के पास ही रहेगा, कब्जा इसको नहीं दिया जाता है। यहाँ पर केवल ए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से प्रसंविदा करता है, कि अपने आप को दायित्वाधीन ठहराता है कि मैं इतने टाइम बाद में अपनी जो मैंने रुपए उधार लिए तुम्हें दे दूंगा। मैं अपनी संपत्ति के बंधक रखता हूँ, परंतु कब्जा हमेशा इसका ही रहता है। इस कारण साधारण बंधक में हमेशा जो संपत्ति का अंतरण हो रहा है वो लिखित अंतरण ही होता है, चाहे उसकी राशि कुछ भी हो, चाहे 100 रुपये से ज़्यादा हो, कम हो, या फिर 100 रुपये ही हो। तो हमेशा साधारण बंधक में चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो, ऋण कितना भी हो, हमेशा लिखित में ही होगा। इसके बाद में जो साधारण बंधक है, इसके अलावा जो भी बंधक, अन्य बंधक है, भोग बंधक है, विक्रय बंधक है, उन सभी में अगर जो बंधक ऋण है उसकी राशि 100 रुपये या उससे ज़्यादा होगी तब ही लिखित अंतरण आवश्यक है। 100 रुपये से कम है तो वहाँ पे लिखित अंतरण आवश्यक नहीं है। तो ये जो अन्य प्रकार के बंधक थे, जो साधारण बंधक को छोड़कर है, उसके अंतर्गत स्वत्व विलेख के निक्षेप के द्वारा भी बंधक होता है। उसके अंतर्गत भी उसमें लिखित अनुबंध आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो बंधक संपत्ति रखी, जो सिक्योरिटी रखी है, वो उसका कब्जा जिसके पास बंधक रखा है उसको सौंप दिया जाता है, और उसके कब्जा सौंपा जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए जाते हैं। कब्जा नहीं सौंपा जाता, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके जो पट्टा वगैरह है, उनको जो बंधक ग्राही है उसके पास में उसको दे दिया जाता है। तो वहाँ पर उसका लिखित अंतरण आवश्यक नहीं होता है। तो साधारण बंधक चाहे उसका ऋण कितना भी हो, हमेशा लिखित होगा। अन्य प्रकार के बंधक में जो स्वत्व विलेख के निक्षेप के अलावा बंधक है, उनमें अगर बंधक ऋण की राशि 100 रुपये या उससे अधिक है तभी लिखित आवश्यक है, उससे कम है तो लिखित आवश्यक नहीं है। और स्वत्व विलेख के निक्षेप के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित अंतरण आवश्यक नहीं है। सेक्शन 59 के अंतर्गत ये दिया गया है। बंधक का ये हो गया सेक्शन 59, कैसे बंधक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 107। फिर है पट्टा होता है लीज। यहाँ लीज किस प्रकार की लीज? सेक्शन 107 में कहा गया है कि वर्षानुवर्षी जहाँ पट्टा हो, 1 वर्ष से अधिक अवधि का पट्टा हो, या फिर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा हो, या फिर वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला कोई पट्टा हो, या फिर शाश्वत पट्टा हो। तो कौन कौन से पट्टे होंगे इसमें? पट्टा है, कौन कौन से पट्टे हैं? वर्षानुवर्षी, 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले, वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाले, फिर है वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाले, या फिर शाश्वत पट्टे। तो ये जो सारे प्रकार के पट्टे हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 107 में कहा गया है कि इनका लिखित
अंतरण ही किया जाएगा। ये क्या होते हैं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जब पट्टे के बारे में पढ़ेंगे तब इनमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वर्षानुवर्षीय पट्टा हो, चाहे 1 वर्ष अधिक अवधि का पट्टा हो, वार्षिक भाटा आरक्षित करने वाला पट्टा हो, या फिर शाश्वत पट्टा हो, तो वहाँ पर इनका लिखित अंतरण किया जाएगा। फिर आता है एक अचल संपत्ति का दान, सेक्शन 123। सेक्शन 123 यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, तो उसका जो दान किया जाता है, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो, 100 रुपये से कम भी हो, तो भी वहाँ पर उसका लिखित अंतरण ही होगा, मौखिक अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो ये जो 6 प्रकार के बताए गए हैं, ये 5 प्रकार की संपत्ति है। इसके अलावा 2 प्रकार की संपत्ति और है। 6ठे नंबर पर है जब संपत्ति का विनिमय किया जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति की संपत्ति से एक्सचेंज कर रहा है, तो वहाँ पर भी लिखित अंतरण ही किया जाएगा। तो यहाँ पे आता है ई के बाद में एफ। तो यहाँ पे संपत्ति का अंतरण, संपत्ति का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, एक व्यक्ति अपना जो घर है, जैसे ए एंड बी, इसका घर है कलकत्ता में, इसका घर है दिल्ली में, इसको दिल्ली वाला पसंद है, इसको कलकत्ता वाला पसंद है। ये कहते हैं कि हम अपना घर एक्सचेंज कर लेते। तो जब ये एक्सचेंज करेंगे तो वहाँ पर इनका जो डॉक्यूमेंट है, कागज, जो लिखित दस्तावेज है, उनमें इनका नाम भी चेंज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का मालिक ये बनेगा, इस प्रॉपर्टी का मालिक ये बन जाएगा। तो यहाँ पर भी जो संपत्ति का एक्सचेंज किया जाता है वो लिखित अंतरण के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये जो 6 प्रकार की संपत्ति है, यानी कि मूर्त और अचल संपत्ति, उत्तर भोग, अमूर्त संपत्ति, साधारण बंधक, पट्टा, अचल संपत्ति का दान, संपत्ति का विनिमय, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, इनके लिए लिखित अंतरण लिखित होगा। और साथ में क्या होना चाहिए, इसके साथ में इनका रजिस्ट्रीकरण भी आवश्यक होता है। तो 6 प्रकार में लिखित एंड रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। जो सेक्शन 9 है, इसका जो लास्ट पॉइंट कहता है कि जो अनुयोजित दावे है, एक्शनेबल क्लेम है, उनका जो सेक्शन 130 में इनका अंतरण बताया गया है कि वो कैसे होगा। एक्शनेबल क्लेम, लास्ट पॉइंट है अनुयोज्य दावे। जो अनुयोज्य दावे है उनका अंतरण होता है लिखित तो होगा, लिखित होना आवश्यक है, परंतु उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो एग्जाम में पूछा जाता है अनुयोज्य दावों का अंतरण कैसे होता है। अनुयोज्य दावों का अंतरण लिखित अंतरण होता है, मौखिक नहीं होता है, परंतु वहाँ पे उनका रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक नहीं है। तो सेक्शन 9 बताता है कि जो प्रॉपर्टी है टीपीए के अंतर्गत उसका लिखित और मौखिक अंतरण दोनों प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मौखिक तो जहाँ पर कि विधि द्वारा अपेक्षा नहीं की गई कि जो ट्रांसफ़र लिखित में हो, वहाँ पे मौखिक किया जा सकता है, और जहाँ पे अपेक्षा की जाती है वहाँ पर वो लिखित में होना आवश्यक है। लिखित में होना आवश्यक है, उसका रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक है। जो इनमें बताया गया है 6 प्रकार की प्रॉपर्टी, जहाँ पे लिखित ट्रांसफ़र होगा और उसका रजिस्ट्रीकरण भी आवश्यक होगा। जो अनुयोज्य दावे हैं उसका लिखित होना आवश्यक, रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक नहीं है। तो इस सेक्शन 9 के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा। थैंक यू।